हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो है न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन के बाद मॉलिक्यूलर क्लॉक की बात करेंगे अपन। न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होता है? ऐसा म्यूटेशन जो कि ऑर्गेनिज्म की फिटनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ना तो वो ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को बढ़ाता है, ना ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को घटाता है। ऐसे म्यूटेशन को कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन क्या कहना चाह रहा है हमसे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, न्यूट्रल म्यूटेशन किसने दिया? ये है म्यूटो काइमुरा। और न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होता है? ए न्यूट्रल म्यूटेशन इज द वन विच हैज नो इफेक्ट ऑन फिटनेस। ना तो ये म्यूटेशन की वजह से सर्वाइवल कम हो रही है, ना सर्वाइवल बढ़ रही है, ना रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, ना रिप्रोडक्शन बढ़ रहा है। ऐसे म्यूटेशन को न्यूट्रल म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्यूडोजीन्स, जीन के जैसे से स्ट्रक्चरल वाले दूसरे एलिमेंट्स, इन्हें स्यूडोजीन्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, लेट सपोज कि ये कोई एक क्रोमोसोम या डीएनए है। ये है लेट सपोज डीएनए 1। ठीक है, इस डीएनए 1 में यहां से लेके यहां तक का पार्ट है वो कोई जीन है, लेट से जीन ए है। और ये जीन है वो फंक्शनल है, यानी इस जीन से एक फंक्शनल प्रोटीन या एंजाइम बन जाता है और उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब सपोज करिए कि एक और कोई डीएनए है नॉन होमोलोगस, लेट से डीएनए नंबर 7। उस डीएनए नंबर 7 में म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन के कारण न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो जीन ए के जैसा हो गया। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो जीन ए के जैसा हो गया, लेकिन ये जो जीन बना है नया, इससे फंक्शन नहीं होता। अब उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे ऐसा रीजन हो सकता है कि उसका ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो, या ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो उसके एमआरएनए की प्रोसेसिंग ना हो पाए, प्रोसेसिंग हो जाए तो उसका ट्रांसलेशन ना हो पाए। तो कुल मिलाकर के कुछ तो इसके साथ में ऐसा होता है कि इसका इफेक्ट नहीं आता, इसे स्यूडोजीन कहते हैं। तो न्यूट्रल म्यूटेशन से चेंजेस तो हो जाते हैं डीएनए सीक्वेंस के अंदर, पर उन चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये न्यूट्रल म्यूटेशन है। अब न्यूट्रल म्यूटेशन थ्योरी क्या कहती है हमको, चलिए मैं समझा देता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। न्यूट्रल म्यूटेशन थ्योरी कहती है कि नेचर में दो टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। दो टाइप के म्यूटेशंस। एक टाइप के जो म्यूटेशंस हैं, इन्हें कहते हैं डिलीटेरियस म्यूटेशंस। क्या कहेंगे इन्हें? डिलीटेरियस म्यूटेशंस। अब डिलीटेरियस म्यूटेशंस नाम से स्पष्ट है, क्या करेंगे ये? डिलीटेरियस म्यूटेशन will decrease the fitness of individual, will decrease the fitness of individual। तो ये इंडिविजुअल की फिटनेस को डिक्रीज करेंगे। अगर इंडिविजुअल की फिटनेस डिक्रीज होती है तो उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। इससे डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। सॉरी, जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी
तो हमको ऐसे म्यूटेशन तो देखने को ही नहीं मिलेंगे। अगर किसी इंसान में म्यूटेशन हो और वो जिंदा हो, आप तभी तो उस म्यूटेशन की स्टडी करेंगे। जैसे सपोज करिए कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई और उस लेडी के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस एम्ब्रियो की ही डेथ हो गई या जाइगोट की ही डेथ हो गई। तो जब जाइगोट या एम्ब्रियो की ही डेथ हो गई, ऐसा कोई ह्यूमन पैदा ही नहीं हुआ जिसमें वो म्यूटेशन था, तो आप स्टडी कैसे करोगे? इसका मतलब कि जो डिलीटेरियस म्यूटेशन होते हैं, नेचर उन्हें रिमूव कर देती है। दीज आर रिमूव्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। जो हमारे पास में डिलीटेरियस म्यूटेशन होते हैं, वो तो मर जाते हैं लोग, और जब लोग मर जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ने म्यूटेशन को एलिमिनेट कर दिया, या आप ये कह सकते हो कि नेचुरल सिलेक्शन ने उन ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर दिया, उनका सिलेक्शन नहीं किया। सो इट मींस डिलीटेरियस म्यूटेशंस आर रिमूव्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ऐसा है कि दीज म्यूटेशंस do not play any role in variations among individuals। ऐसे म्यूटेशन है उनसे वेरिएशन नहीं आते, क्योंकि ऐसे म्यूटेशन दिखते ही नहीं है। वेरिएशन तो तब आते ना जब ऐसे म्यूटेशन वाले लोग भी जिंदा होते और नॉर्मल म्यूटेशन वाले लोग भी जिंदा होते, तब तो हम कहते कि इन ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन अलग हो रखा है, इनमें अलग हो रखा है, पर ये तो मर गए। तो एक टाइप के जो म्यूटेशंस है, इन्हें कहते हैं डिलीटेरियस म्यूटेशन। होपफुली आपको ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के म्यूटेशंस की। हमारे जो दूसरे म्यूटेशंस हैं, इन्हें कहते हैं नॉन डिलीटेरियस म्यूटेशंस। नॉन डिलीटेरियस म्यूटेशंस। अब नॉन डिलीटेरियस म्यूटेशंस का मतलब हो गया कि ऐसे म्यूटेशंस जो इंडिविजुअल की डेथ नहीं कराते, उस म्यूटेशन को हम क्या कह सकते हैं? नॉन डिलीटेरियस म्यूटेशन कह सकते हैं। समझ में आई ये बात? ये म्यूटेशन इंडिविजुअल की डेथ नहीं कराएंगे, सो दे आर नोन एज नॉन डिलीटेरियस म्यूटेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है यहां पे। नॉन डिलीटेरियस म्यूटेशन खुद दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप के म्यूटेशंस है बेनिफिशियल म्यूटेशंस। बेनिफिशियल म्यूटेशंस यानी ऐसा कोई म्यूटेशन हो जाए जिससे ऑर्गेनिज्म की फिटनेस बढ़ जाए, तो दीज म्यूटेशंस इंक्रीज द फिटनेस। ये म्यूटेशन फिटनेस को बढ़ा देता है। चलिए ठीक है, बढ़ा देता है। और दूसरे टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल म्यूटेशंस। यानी कि ये म्यूटेशंस इंडिविजुअल की फिटनेस को छेड़ते नहीं है, जैसी है वैसी रहने देते हैं। इसका मतलब दे डू नॉट चेंज द फिटनेस। ये फिटनेस को चेंज नहीं करते, जैसी फिटनेस है वैसी की वैसी रहने देते हैं, फिटनेस को चेंज नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? अब इन दोनों टाइप के म्यूटेशन में से बेनिफिशियल म्यूटेशन आर एक्सट्रीमली रेयर।
बेनिफिशियल म्यूटेशन तो एक्सट्रीमली रेयर है। आप खुद सोचो, हमारे साथ इतने ज्यादा लोग रहते हैं, आपने कितने लोगों के अंदर कुछ बहुत यूनिक अच्छा फीचर देखा, जैसे कि किसी इंसान का आईक्यू बहुत खतरनाक वाला तेज है, वो चुटकियों में कैलकुलेशन कर लेता है, या किसी इंसान के पास में कोई ऐसा करेक्टर है जिसके कारण वो दूसरों से बेटर हो जाता है, कि कोई इंसान 10 दिन तक भूखा रह सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। कोई इंसान एकदम धूप में रह सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। कोई इंसान एकदम सर्दी में रह सकता है बिना स्वेटर पहने, उसे कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे कौन से फीचर्स आपने देखे हैं आसपास जो कि एक इंसान को आपसे भी बेटर बनाते हैं? नहीं है ना ऐसे। इसका मतलब जो बेनिफिशियल टाइप के म्यूटेशन होते हैं वो रेयर है। आपको पूरी दुनिया में बहुत कम इंसान ऐसे मिलेंगे जिनके पास में ऐसा म्यूटेशन है जिससे वो दूसरे इंसानों से थोड़े से अच्छे हैं। बाकी जितने भी इंसान हैं, हम सब के अंदर म्यूटेशंस हो रखे हैं, और हम सारे के सारे लगभग एक जैसे से ही हैं। ना तो हमारे पास में कोई बहुत सुपर पावर है, ना कुछ हम बहुत बेकार हैं, हम सब एक जैसे से ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नेचर में सबसे ज्यादा म्यूटेशन कौन से होते हैं? नेचर में सबसे ज्यादा म्यूटेशन होते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। इसका मतलब आज जो आप आपके आसपास जितने भी लोगों को देख रहे हो, उन सब में न्यूट्रल म्यूटेशन ही तो है, और वो सारे लोग न्यूट्रल म्यूटेशन की वजह से ही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये न्यूट्रल म्यूटेशन की थ्योरी क्या कहती है? वापस सुनिए मेरी बात को। न्यूट्रल म्यूटेशन की थ्योरी कहती है कि दो टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। एक ऐसे म्यूटेशन जो इंसान के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म के लिए डिलीटेरियस है, उसके कारण तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, इसलिए डिलीटेरियस म्यूटेशन वेरिएशंस कॉज नहीं करते हैं, वो इवोल्यूशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन उनको एलिमिनेट कर देती है। दूसरे जो नॉन डिलीटेरियस म्यूटेशन है, उनमें से बेनिफिशियल म्यूटेशन एक्सट्रीमली रेयर है। तो जो म्यूटेशन हमको आज सब में दिख रहे हैं वो न्यूट्रल म्यूटेशन है। इसका मतलब न्यूट्रल म्यूटेशन ही मेजर म्यूटेशन है जो कि वेरिएशन कॉज करते हैं पॉपुलेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट एक खास बात, जब न्यूट्रल म्यूटेशंस होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, तो नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं कर सकता। आप जरा याद करिए, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि आपके पास में जब ऑप्शंस होते हैं तो आप उन ऑप्शंस में से बेटर को सेलेक्ट करते हो, इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जब नेचर के पास में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो बेटर होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो वर्स होंगे, तभी तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और उस क्वेश्चन में मैंने 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चारों के चारों ऑप्शन मैंने सेम दिए हैं, तो क्या आप यहां सिलेक्शन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। कोई मैंने मान लीजिए हार्डी विनवर्क का एक इक्वेशन दिया और मैंने आपको आंसर दिया 0.7, 0.7, 0.7, 0.7। अब बताइए आप किसका सिलेक्शन करोगे? जब चारों ऑप्शन सेम है तो यहां सिलेक्शन काम नहीं कर सकता। सिलेक्शन वहां काम करता जब इनमें से कोई एक अलग होता। तो आप कहते इसको रिजेक्ट कर दिया, बाकी 3 को सेलेक्ट कर लिया, या 3 अलग होते, एक सही होता। तो जब नेचुरल सिलेक्शन काम करता है तो उसे वेरिएशन चाहिए, पर न्यूट्रल म्यूटेशन तो कोई वेरिएशन आते ही नहीं है। न्यूट्रल म्यूटेशन तो कोई चेंज करता ही नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल म्यूटेशन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द मेजर कॉज ऑफ एवोल्यूशन। तो अब नेचुरल सिलेक्शन नहीं है तो फिर कौन है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट
जो कुछ लोगों को मार देगी, कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देगी, वही एवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बहुत सिंपल सी बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो सिलेक्शन किसका होगा? फिर तो रैंडमली, जैसे मैंने अभी आपके सामने 4A लिखे ना, चारों ए सेम टू सेम थे, 0.7 0.7 0.7, चारों के चारों सेम टू सेम थे। तो आप रैंडमली किसी भी ए का सिलेक्शन कर लो, जैसे मैंने यहां पे टिक लगा दिया, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है कि बाई चांस मैंने सेकंड नंबर पे टिक लगा दिया। सो ये थ्योरी का यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी ये थ्योरी। चलिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स है इसके वो बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपके। आगे बात करते हैं, इसके जो सिंपल सिंपल पॉइंट है वो सारे के सारे देखो। पहला पॉइंट कहता है कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर डिलीटेरियस। जी हां, ज्यादातर म्यूटेशन डिलीटेरियस होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिज्म टॉलरेट नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते तो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। सो दे आर रिमूव्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। हम यही कहेंगे कि नेचर ने उनको एलिमिनेट कर दिया है, बिल्कुल सही बात है। सो डिलीटेरियस म्यूटेशंस डू नॉट मेक सिग्निफिकेंट वेरिएशंस विद इन द स्पीसीज और बिटवीन द स्पीसीज। जब इंडिविजुअल्स म्यूटेशंस के साथ में जिंदा बचेंगे तभी तो डिफरेंस समझ में आएगा ना। तो डिलीटेरियस म्यूटेशन से तो ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं बचते, इसलिए डिलीटेरियस म्यूटेशन वेरिएशन नहीं क्रिएट कर सकता। न्यूट्रल म्यूटेशन थ्योरी ये नहीं कहती कि नेचुरल सिलेक्शन होता ही नहीं है। दिस थ्योरी डज नॉट डिनाई द अकरेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी कहती है नेचुरल सिलेक्शन होता है, पर वो डिलीटेरियस म्यूटेशंस के ऊपर काम करता है, क्योंकि डिलीटेरियस म्यूटेशन फिटनेस कम करते हैं। डिलीटेरियस म्यूटेशंस आर अंडर नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी बोल रही है। अब इस थ्योरी का दूसरा पार्ट कहता है कि एक्सेप्ट फॉर द डिलीटेरियस म्यूटेशंस, बाकी सारे म्यूटेशंस है वो अंडर न्यूट्रल सिलेक्शन है, क्योंकि उनसे कुछ होता तो है नहीं, तो वो न्यूट्रल है। The rate of evolution for most of the genes will be equal to the neutral mutation rate. अब पॉपुलेशन में होते ही न्यूट्रल म्यूटेशन है, तो इवोल्यूशन तो न्यूट्रल म्यूटेशन पे डिपेंड करेगा, डिलीटेरियस पे या बेनिफिशियल पे थोड़ी करेगा। इसलिए न्यूट्रल म्यूटेशन जितने ज्यादा जल्दी होंगे इवोल्यूशन जल्दी होगा, धीरे होंगे इवोल्यूशन धीरे होगा। न्यूट्रल म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है इवोल्यूशन, क्योंकि होते ही वही है। एडवांटेजियस जिसको बेनिफिशियल बोलते हैं, दीज म्यूटेशंस आर एक्सीडिंगली रेयर, मतलब एक्सट्रीमली रेयर है, वो तो होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। एट द लेवल ऑफ डीएनए सीक्वेंस जेनेटिक ड्रिफ्ट डोमिनेट्स एवोल्यूशन। डीएनए सीक्वेंस के लेवल पे बात करें अपन, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वही इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के अंदर। दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द मेन फोर्स फॉर चेंजिंग द एलील फ्रीक्वेंसी। ये वाली बात ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और सही भी है। द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इन एवोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट of effectively neutral mutation is equal to the mutation rate to such allele। मतलब कि इवोल्यूशन के दौरान जो हमारे पास में न्यूट्रल म्यूटेशंस है उनकी रेट जेनेटिक ड्रिफ्ट के इक्वल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा न्यूट्रल म्यूटेशन में से सिलेक्शन होगा, जो बच जाएंगे उनका सिलेक्शन हो गया। पर वो नेचुरल सिलेक्शन ने थोड़ी किया है, वो तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ने किया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ने कुछ को मार दिया, कुछ को छोड़ दिया और कहा कि ये लो, ये ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं, तो बस हो गया उनका सिलेक्शन। बट दे आर ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉट
ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। तो ये आप छोटी सी एक बात ध्यान रख लीजिएगा, बस हो गया अपना काम कंप्लीट। तो ये तो था हमारे पास में न्यूट्रल म्यूटेशन की थ्योरी। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस। आप एक बार यहां पर जो लिखा हुआ है उसको ना पढ़े, मेरी बात सुने। क्लॉक का मतलब क्या होता है? क्लॉक एक ऐसी डिवाइस है जो हमें समय बताती है। मॉलिक्यूलर क्लॉक का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी बायोमोलिक्यूल, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, कोई भी ऐसा बायोमोलिक्यूल जो हमें यह बताए कि कौन सी स्पीसीज का इवोल्यूशन कब हुआ, कौन सी स्पीसीज कब डाइवर्सिफाई हुई, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर क्लॉक। मॉलिक्यूलर क्लॉक का मतलब ऐसा कोई भी बायोमोलिक्यूल जिससे इवोल्यूशन की स्टडी की जा सकती है, उसमें एक कांस्टेंट रेट से म्यूटेशन होता रहता है। तो हम आज जो जिंदा है उनको कंपेयर कर लेंगे कि इनमें कितना चेंज आया, उतने साल उसके अकॉर्डिंग वो पुराने होते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने दी? जकर कैंडल एंड पॉलिंग ने 1962। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ठीक है, याद रखो। मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस ये कहती है कि डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस इवॉल्व एट ए रेट दैट इज रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर टाइम एंड अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस ये मानती है कि डीएनए और प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन की रेट, इवोल्यूशन की रेट, चेंज होने की रेट अक्रॉस द टाइम एंड अक्रॉस द ऑर्गेनिज्म सेम है। यानी जिस स्पीड से बैक्टीरिया का डीएनए चेंज होता है उसी स्पीड से हमारा डीएनए भी चेंज होता है। जिस स्पीड से बैक्टीरिया का डीएनए चेंज हो रहा है, सेम स्पीड के साथ में प्लांट का डीएनए भी चेंज हो रहा है। ये हाइपोथेसिस मानती है। अक्रॉस द टाइम का मतलब आज से 1,00,000 साल पहले जो म्यूटेशन की रेट थी आज भी वही रेट है। इसे बोलते हैं अक्रॉस द टाइम और अक्रॉस द स्पीसीज। आपको यदि मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस को यूज करना है तो आपको दो बातें माननी पड़ेगी। पहली बात, रेट ऑफ म्यूटेशन इज कांस्टेंट अक्रॉस द टाइम एंड अक्रॉस द स्पीसीज। लाखों साल पहले जो रेट थी आज भी वो रेट है, इसे कहते हैं अक्रॉस द टाइम। बैक्टीरिया में जो रेट है वो हम में भी है, इसे कहते हैं अक्रॉस द स्पीसीज। दूसरा पॉइंट क्या मानना है? वी हैव टू फोकस ऑन न्यूट्रल म्यूटेशन। जी हां, क्योंकि बेनिफिशियल म्यूटेशन एंड डिलीटेरियस म्यूटेशन तो सिग्निफिकेंट चेंज लाते नहीं है, इसलिए न्यूट्रल म्यूटेशन के हिसाब से ही एवोल्यूशन की कैलकुलेशन की जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस के बारे में। अब आप ये तीन डाटा याद रखिए। डीएनए में म्यूटेशन की रेट क्या है? 0.7 से 0.8% चेंज पर मिलियन ईयर। 1 मिलियन ईयर में डीएनए इतना चेंज हो जाएगा। आरएनए के अंदर म्यूटेशन की रेट क्या है? 1% सब्स्टिट्यूशन पर 50 मिलियन ईयर्स। 50 साल में 1% आरएनए चेंज हो जाता है। एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया 2% चेंज पर मिलियन ईयर। एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया एंड आरएनए आर द बेस्ट मॉलिक्यूलर क्लॉक। ये दोनों बेस्ट मॉलिक्यूलर क्लॉक होती है। आरएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनिमल का, इनके बेसिस पे स्टडी करो, ये आपको ज्यादा सटीक डाटा देंगे, आपको ज्यादा सटीक रिजल्ट्स देंगे। तो बस ये है हमारे पास में मॉलिक्यूलर क्लॉक के बारे में। आप अच्छे से पढ़िए, अपनी क्वेरीज भेजते रहिएगा और एग्जाम की प्रिपरेशन मन लगा के करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी।